हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर किशोर कुमार जूलॉजी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था किडनी के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना चैप्टर चल रहा है फिजियोलॉजी का। तो किडनी के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर की किडनी होती है। ओके, इसमें मेडुलरी पिरामिड्स पाए जाते हैं। ये रहे मेडुलरी पिरामिड्स। साथ में इसमें एक ग्लैंड पाई जाती है इसके ऊपर, जिसे एड्रिनल ग्लैंड्स। ये मेडुलरी पिरामिड्स। और ये मेडुलरी पिरामिड्स आगे माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। ये होता है माइनर कैलिक्स, माइनर मेजर कैलिक्स। और यहां से होता है पेल्विस, जिसमें समस्त एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है ना, वो आके और लास्ट में बना रहते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट्स, जिसका नाम हमने दिया था यूरेटर। यूरेटर। किडनी के टू पार्ट्स होते हैं। किडनी के टू पार्ट्स होते हैं, यानी डिवाइडेशन के बेस पर, मेडुला और कोर्टेक्स। मेडुला नंबर 1 और नंबर 2 होता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स होता है ये बाहरी, ये, और ये होता है मेडुला। कोर्टेक्स से बाहरी आवरण में पाया जाता है फैट की लेयर्स, जो इसको बाहरी आघातों से रक्षा करती है। जैसे हमने हार्ट में, लंग्स में, इसमें डिस्कस करेंगे तो ये फैट का लेयर पाई जाती है, जिसको बाहरी आघातों से रक्षा करती है। इसकी लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी विड्थ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक और बात डिस्कस की थी, हमने देखा था जो ब्लड सप्लाई लेके आ रही है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। ये लेके आ रही है, और जो ब्लड सप्लाई लेके जा रही थी उसे बोल रहे थे हम रीनल मेडुला। इसे बोल रहे थे हम रीनल मेडुला। ये लेके जा रही है। ओके, यहां तक हमने डिस्कस किया था। अब देखो, ये मेडुलरी पिरामिड्स पाए जाते हैं, ये मेडुलरी पिरामिड्स। इन पिरामिड्स में होते हैं नेफ्रॉन्स, और ये नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। संरचनात्मक एंड क्रियात्मक यूनिट, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। अब देखते हैं नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर। ये नेफ्रॉन्स होते हैं जो पर किडनी, एक दो किडनी होती है तो पर किडनी पाए जाते हैं 10। हाय स्टूडेंट्स, हमने नेफ्रॉन्स के पार्ट, मेलफिगियन बॉडी है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 2 नेक, नंबर 3 प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वर्टेड और कलेक्टिंग डक्ट। ये 6 पार्ट्स में नेफ्रॉन को डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन्स में ये एक प्यालेनुमा संरचना होती है जो बीच में धसी हुई होती है। ये देखो, ये होगी प्यालेनुमा संरचना जो बीच में धसी हुई होती है। इसमें ब्लड लेके आने वाली नलिकाएं खुलती हैं, और जो ब्लड लेके वापसी रिटर्न जाती है, ये यहाँ पर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ। ये जो बाहर प्यालेनुमा संरचना है, ये प्यालेनुमा संरचना, इसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये है ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस। ओके,
इन दोनों को कंप्लीट मिला के क्या बोलते हैं, मेल पिगियन बॉडी, ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल। इसमें ब्लड लेके आ रही है, उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल, और ब्लड लेके जा रही है उसे बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन क्यों होता है? इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है। देखो ये डायमीटर ज्यादा है तो इसका प्रेशर कम आएगा, ये डायमीटर कम, इसका प्रेशर ज्यादा होगा, इससे पहले यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन हो जाएगा। कैपिलरीज में डिवाइड हो रहा है, ज्यादा लार्ज स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, इस कारण इसका फिल्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। साथ में इसमें क्या पाए जाते हैं, कैपिलरीज में सूक्ष्म छिद्र, माइक्रोस्कोपिक छिद्र पाए जाते हैं जो क्या करवाते हैं, फिल्ट्रेशन। और ये बना होता है जो बोमैन मेलपिगियन बॉडी है जिसमें बोमैन कैप्सूल है, ये एक विशेष टिश्यू का बना होता है जिसे हम बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम। यहां पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का कारण मैंने बता दिया तीन, एक तो डायमीटर, एक कैपिलरीज, एक सूक्ष्म छिद्र। ये इसकी स्टोरी कंप्लीट। इसके बाद में ये नेक रीजन होता है जो मेलपिगियन बॉडी को और प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब को कनेक्ट करने का वर्क करता है। ये है नेक रीजन, यहां से यहां तक है नेक रीजन। ये नेक रीजन है, इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं। इसमें पाई जाती हैं सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भाग आता है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। ये है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। प्रोक्सिमल जो पास है, कन्वर्टेड टेढ़ी मेढ़ी, ट्यूब है तो ट्यूब, समीपस्थ कुंडित नलिका। जो नेक्स्ट आगे जाके खुलती है लूप ऑफ हेनले में, ये है लूप ऑफ हेनले। जो आगे जाके खुलता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब, और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब आगे खुलती है कलेक्टिंग डक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया? ठीक है। जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब है ये भी सीलिएटेड सेल्स से बनी होती है, ये भी सीलिएटेड सेल्स पाई जाती हैं। साथ में यहां पर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एब्जॉर्वेशन, ये बात करेंगे हम। जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है ना, उसमें बात करेंगे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना कितने तो इसके पार्ट हैं, कौन कौन से टिश्यू या एपिथेलियम की ये बनी होती है। ये प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब है, ये आगे जाके खुलती है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि ये यू शेप की तो होती है, यू शेप की होती है, इसलिए इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये आती है डिसेंडिंग, और ये होती है असेंडिंग, ये होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी आरोही और अवरोही। देखो ये तो यहां पर हो गया मेलपिगियन बॉडी, ये हो गया प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं पीसीटी, डायरेक्ट प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। ये हो गया लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया डिस्टल, दूर है तो डिस्टल, दूरस्थ,
कन्वर्टेड मुड़ी हुई ट्यूबुल टू, इसे बोल रहा हूं मैं डीसीटी, जो आगे जाके खुलता है कलेक्टिंग डक्ट में। और ये कलेक्टिंग डक्ट है जो आगे खुलती है माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स आगे खुलता है मेजर कैलिक्स, और ये मेजर कैलिक्स आगे जाके खुलता है पेल्विस, और पेल्विस आगे जाके खुल जाता है जो ये ट्यूब बना लेता है जिसे बोलते हैं यूरेटर। ये आगे आप जानते हैं, इसे कल मैंने डिस्कस किया था, यूरेटर आगे खुल जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये प्रोसेस आपने देखी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके डिस्कस के बारे में वन बाय वन, कैसे यहाँ पे एडजस्ट होता है ये किडनी में। हाँ, साथ में डीसीटी का वर्क नहीं पढ़ा था हमने। जो डीसीटी है, डीसीटी सिंपल एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? सिंपल एपिथेलियम। या क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम। घनाकार कोशिकाएं या घनाकार स्त्रीतुतक, ये हो जाएगा सिलिएटेड या सिलिएटेड एपिथेलियम हो जाएगा। और ये यहाँ पे ये होता है ना एबोमेन कैप्सूल, ये बना होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। अब हम किडनी में इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे क्या एडजस्ट होता है। देखो ये थी किडनी, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे बना दूं, किडनी में बता देता हूँ, चलो कोई बात। देखो किडनी में यहाँ देखो इस संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है ना ये, तो ये यहाँ पर सूक्ष्म सूक्ष्म छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में यहाँ पर एडजस्ट होती है, यहाँ पर एडजस्ट होती है छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में। यहाँ पर ये भी, तो ये तो लेके आ रही थी ब्लड, यहाँ गई। सभी के स्ट्रक्चर नहीं बना सकते क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म पार्ट हो जाएगा, इतने हम नहीं दर्शा सकते इसमें। तो ये यहाँ पर तो होता है बोमेन कैप्सूल, ये मेल्पिगियन बॉडी ग्लोमेरुलस, ये बोमेन कैप्सूल, ये आगे नेक रीजन हो जाएगा, ये प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब हो जाएगी, ये लूप ऑफ हेनले, ये क्या है लूप ऑफ हेनले। तो ये पार्ट कौन सा है? कोर्टेक्स। अब बात आ जाए इधर देखो, ये लूप ऑफ हेनले कहाँ एडजस्ट है? कोर्टेक्स में। और बाकी का जो पोर्शन है पीसीटी, डीसीटी और ये बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये एडजस्ट है मेडुलरी भाग में यानी मेडुला में, और ये है कोर्टेक्स में। और ये आगे ये प्रोसेस होती है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में, ये पेल्विस में, पेल्विस आगे यूरेटर में एक्सट्री मटेरियल अपनी बॉडी से यानी किडनी से आउट हो जाता है। ये बात आपने देखी। साथ में एक यहाँ पे कंफ्यूजन वाला पॉइंट था, देखो एपरेंट आर्टियोल आ रही थी यहाँ पे, सॉरी मेरे मार्कर कहाँ गए? एपरेंट आर्टियोल देखो यहाँ पे आ रही है, ये आ रही, ये ब्लड लेके आ रही है। ब्लड लेके आई तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हुई? फिल्ट्रेशन हुई, जिसमें आवश्यक या अनावश्यक दोनों ही प्रकार के जो सब्सटेंस है वो फिल्ट्रेट हुए, जो आगे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये प्रक्रिया हम यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। अब हम देखें ये भी आर्ट्रियोल है और ये भी आर्ट्रियोल है, ये भी धमनी है, ये भी धमनी है। क्यों ना इसको वेन नाम दे दिया जाए? वेन नाम इसको नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन का ही वर्क कर रही है। ये ब्लड यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ही है।
अब ये कहती है मेरे को तो ऑक्सीजन की सप्लाई मैंने की नहीं, और अपने को पता है ये सारा सिस्टम टिश्यू या सेल से बना होता है। तो ये आगे जाके देखो, चित्र थोड़ा ऐसे हो जाएगा, आप देख लेना। ये आगे जाके ऐसे ऐसे चारों तरफ एक संरचना का निर्माण करती है, और जो आगे जाके खुलती है इसे हम वेन का नाम देते हैं। ओके, यहां तक ये आर्टियोल है, यहां पर ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान नहीं हुआ है, आगे जाके होता है। ये चारों तरफ एक संरचना बना लेती है रक्त केशिकाओं की चारों तरफ, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और फिर आगे जाके वेन में कन्वर्ट होती है, इसलिए इसको एफरेंट वेन नाम नहीं देते। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा।